हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो फर्दर यूनिट थर्ड में हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, एक विमीय सममित अनंत विभव कूप में कण। सबसे पहले हम यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के डायग्राम को देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अगर हमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट करनी होगी देन वी से दैट ओरिजिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक सिंपल वन डायमेंशनल सिस्टम हमने लिया है जिसमें हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये है एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये पोटेंशियल को शो कर रही है। हमने यहाँ पे इसके लिए वी एक्स कर्व रिप्रेजेंट किया है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ओरिजिन एक्स इज इक्वल्स टू द जीरो के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक वह पोटेंशियल वेल जिसके अंदर पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है और उसके बाहर जाने की यानी कि पार्टिकल के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो उसे हम इनफाइनाइट सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सिमेट्रिक टर्म यूज में ली है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के आगे। इसका मीनिंग यह है कि वी एक्स की वैल्यू बराबर होगी वी ऑफ द माइनस एक्स के, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि हमने जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ड्रॉ किया है उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमने लिया है माइनस ए और प्लस ए। हम ये कह रहे हैं कि माइनस ए पॉइंट पर और प्लस ए पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। और ऐसे सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इस रीजन के बाहर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ऐसे पोटेंशियल वेल को हम सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे? इक्वेशन जब हम इसके लिखेंगे देन वी विल राइट दैट माइनस ए से लेकर के ए तक कि जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से ज्यादा और प्लस ए से कम है तो उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं इसके लिए हम लेते हैं मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है मॉड ऑफ एक्स व्हेन इट इज ग्रेटर देन ए। The potential valve which is symmetric about the point x is equals to the zero and probability of finding the particle inside is infinite and outside it is zero, so it is called the symmetric infinite potential valve. अब यहाँ पे हमें अगर इस पोटेंशियल वेल की विड्थ बतानी होगी तो यहाँ पे हमने डिनोट किया है कैपिटल एल से, तो इस सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की विड्थ होगी 2a के इक्वल। अब हमें यहाँ पे आज के इस टॉपिक में हमारा मेन टारगेट यह है कि हमें एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए हमें श्रोडिंगर्स वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करते हुए हमें वेव फंक्शन साई की वैल्यू निकालनी है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज इवेल्युएट करने हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा टू सॉल्व वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? d2 psi over dx square plus 2m upon h cross square into e minus vx into psi is equals to the 0। अब अगर हम यहाँ पे इस पोटेंशियल वेल के इनसाइड वाले रीजन की बात कर रहे हैं जो कि है माइनस ए से लेकर के प्लस ए के अंदर, उस कंडीशन में ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी d2 psi over dx square plus 2m upon h cross square e psi is equals to the 0 for the reason when x is greater than minus a or less than a, क्योंकि इस कंडीशन के लिए vx की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि पार्टिकल का मास m कांस्टेंट है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और उसकी एनर्जी E की वैल्यू कांस्टेंट है। इस केस में हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया है k स्क्वायर से and it will be equal to the 2me upon h cross square। हमारी फाइनल वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाती है
d2 psi over dx square plus k square psi is equals to the 0। यह एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हम अज्यूम कर सकते हैं a sin kx प्लस b cos kx। अब यहाँ पे हमारे पास में दो कांस्टेंट्स हैं a एंड b, जिन्हें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और इन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन से। सो देखिए, बाउंड्री कंडीशन में हमने कहा था कि इनफाइनाइट पर हमेशा वेव फंक्शन साई की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। सो हम देख सकते हैं कि x बराबर प्लस a और x बराबर माइनस a पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इन पॉइंट्स पर साई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। So here first boundary condition will be written as that x is equals to the plus minus a, psi will be equal to the 0। So हम 1 by 1 ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा जब x बराबर प्लस a है तो क्या हो जाएगा a sin ka प्लस b cos ka and it will be equal to the 0। दूसरी कंडीशन लेते हैं when it is equal to the minus a। जब x की वैल्यू माइनस a के इक्वल होगी तो देखिए साइन ऑफ माइनस ए क्या होता है माइनस साइन ए। सो हमने लिखा माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए विल बी इक्वल टू दी 0। फर्दर आगे हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को एड अप किया तो हम क्या मिलेगा 2b cos के ए बराबर 0, जिसको हम लिख सकते हैं b इंटू कॉस के ए बराबर 0। और जब हम इनको माइनस करते हैं, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2a sin ka will be 0 और we can say that a sin ka will be 0। अब दोनों इक्वेशंस तो एक साथ हम 0 के इक्वल अज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे सपोज हमने पहले अज्यूम किया that b is equals to the 0। यदि b की वैल्यू 0 के इक्वल है, देखिए हम जानते हैं कि वेव फंक्शन पार्टिकल है तो साई तो एग्जिस्ट करेगा। साई एग्जिस्ट करेगा मीन्स या तो a कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा या b करेगा, यानी कि a और b दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। इनमें से किसी न किसी एक कांस्टेंट की नॉन जीरो वैल्यू हमें मिलेगी। सो यही हम यहाँ पर यह अप्लाई कर रहे हैं कि यदि b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 नहीं हो सकता तो इस सेकंड वाले इक्वेशन को फॉलो करते हुए साइन के ए 0 के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन ये आ गया। फिर अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि a की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि b कैन नॉट बी इक्वल टू दी 0। और अगर b 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये तो कोई ना कोई टर्म तो 0 के इक्वल होगी और उस केस में cos के a की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सो हमारे पास में यहाँ पे दो इक्वेशंस आई हैं। जब हम पहली वाली कंडीशन लेते हैं जिसमें साइन के ए 0 के इक्वल आया था और साइन की किन वैल्यू के लिए हमें 0 मिलता है जब वो पाई के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होती है। सो साइन के ए बराबर 0 होने का मीनिंग है कि के ए पाई के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा। सो के ए विल बी इक्वल टू दी एम इंटू दी पाई। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी एम पाई अपॉन ए, जहां पे m की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्दर आगे जब हम इस सेकेंड कंडीशन को लेते हैं जिसमें हम देख रहे हैं cos ka इज इक्वल टू द 0 है, तो cos की किन वैल्यूज के लिए हमें 0 मिलता है n पाई बाय 2 के लिए, यानी पाई बाय 2 के इंटीजर मल्टीपल के लिए cos की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। सो यहां से हम लिखेंगे कि जब ka की वैल्यू n पाई बाय 2 के बराबर होगी तो उनका cos 0 के इक्वल होता है। यहां से k की वैल्यू क्या आई n पाई बाई 2a। सो n की वैल्यू क्या हो गई 1 3 और 5 एंड सो ऑन। सो अब हमारा फाइनल स्टेप हम देखते हैं कि यदि हम कंडीशन ले रहे हैं साई के लिए और साई हमने ऊपर क्या लिखा था a sin के x प्लस b cos के x। अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं दैट b इज इक्वल टू द 0 तो उस केस में साई की वैल्यू क्या हो जाएगी a sin kx। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो कैपिटल A है ये एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में कि
जब पार्टिकल के ऑल ओवर स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं और उस वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए को निकालने के लिए, अब क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल वैल है उसकी विड्थ है -a से लेकर के +a तक, सो x की लिमिट क्या हो जाएगी -a से +a तक। सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे -a to +a mod of psi square into dx and it will be equal to the 1। यहाँ पे हम psi की वैल्यू पुट करेंगे। अब a स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। सो a स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -a to +a sin स्क्वायर kx dx इज इक्वल टू दी 1। अब आगे हमने sin स्क्वायर kx को लिखा है cos के टर्म में और sin स्क्वायर kx की वैल्यू क्या होती है 1 - cos 2 kx अपॉन 2 को हमने यहाँ से बाहर ले लिया। अब आगे हमने जब 1 - cos 2 kx का इंटीग्रेशन किया तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में x और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2 kx अपॉन 2k। आगे हमने यहाँ पे इसकी लिमिट्स लगानी है और लिमिट्स है -a से लेकर के +a तक। जब हमने यहाँ पर इनमें लिमिट्स अप्लाई की तो हमें मिलता है a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2a - 0 इक्वल्स टू दी 1। तो यहाँ से हमें कैपिटल A नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a। सो वेव फंक्शन साई x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल a साइन kx। अब हमने जब ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी तो हमने k की वैल्यू इवैल्यूएट की थी और k की वैल्यू आई थी m पाई के इक्वल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं psi mx will be equal to the 1 upon under root of a sin of m pi x upon a where m can be equal to the 1, 2, 3 and so on। ये तो तब लिया था हमने जब b को 0 के इक्वल अज्यूम किया था। दूसरा केस भी हम ले सकते हैं जब हम क्या करें a को 0 के इक्वल ले लें। So using a is equals to the 0 for the equation psi is equals to the a sin kx plus b cos kx। तो उस कंडीशन में psi की वैल्यू क्या हो जाएगी b cos kx। अब आगे हमें यहाँ पर इस b नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसमें लिमिट क्या होती है -a से लेकर के +a तक mod of psi square dx will be equal to the 1। So integration from -a to +a b square cos square kx dx will be equal to the 1। अब b स्क्वायर इंटीग्रेशन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है सो हम इसको इंटीग्रेशन बाहर लिखेंगे और cos स्क्वायर kx की जगह हम लिखेंगे 1 + cos 2 kx अपॉन 2। सो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to +a b स्क्वायर अपॉन 2 into 1 plus cos 2 kx dx will be equal to the 1। आगे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए b स्क्वायर अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन होगा x cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2 kx अपॉन 2k और लिमिट हम अप्लाई करेंगे -a to +a। फाइनल जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैपिटल B की वैल्यू आती है इक्वल टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल a। सो हम यहाँ पे psi की वैल्यू लिख सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a cos ऑफ kx। और जब हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी तो हमने k की वैल्यू निकाली थी एंड इट वाज इक्वल टू दी n पाई बाय 2। सो हमने यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन psi x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a cos ऑफ n पाई बाय अंडर रूट ऑफ n पाई बाय 2a इंटू x। सो यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हमें मिलते हैं एक पार्टिकल के लिए जो कि एक 1 डायमेंशनल सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में मोशन कर रहा है। सो फर्दर अब हम आगे लिख सकते हैं दैट नॉर्मलाइज्ड आइगेन फंक्शन फॉर पार्टिकल बाउंड इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। जो भी हमने ऊपर a इक्वल्स टू द 0 एंड b इज इक्वल्स टू द 0 कंडीशन अप्लाई करके इवेल्युएट किए हैं वो है psi mx
It will be equal to the 1 upon under root of a sine of m pi x by a, and psi nx is equals to the 1 upon under root of a cos of n pi x by 2a. यहाँ पे जो n है that can exhibit the value of the 1, 3 and 5 and so on. So यहाँ पे हमें दो टाइप के वेव फंक्शंस हमें को देखने को मिल रहे हैं, and those wave functions are the psi mx and psi nx. फर्दर हम इन दोनों वेव फंक्शन के लिए ये कहते हैं कि ये दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है. इट मीन्स हियर psi mx and psi nx are orthogonal to each other. और जब हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को डिस्कस किया था, then according to this condition a relation will be satisfied for both the functions as integration from minus a to plus a psi mx psi nx complex conjugate dx where m cannot be equal to the n. जब हमने psi mx के बारे में बात की थी तो हमने कहा था that it is equal to the 1 upon under root of a sin of m pi x upon a. अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम क्या करें, x की जगह पर माइनस x रख देती हूं मैं, तो हमें क्या मिलता है, psi m माइनस x में रखूंगी तो देखिए साइन ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, तो मेरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ psi mx. तो ऐसे वेव फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन. और जब मैं बात करती हूँ psi nx के लिए विच इज इक्वल टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a cos ऑफ n pi x अपॉन a. तो इस फंक्शन के लिए यदि मैं x की जगह पे माइनस x रखती हूँ तो देखिए cos ऑफ माइनस x हो जाएगा और cos ऑफ माइनस x की वैल्यू cos x के इक्वल होती है, तो हमें वापस से वही वेव फंक्शन मिलेगा psi nx के इक्वल. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे that psi n माइनस x will be equal to the psi nx. और ऐसे वेव फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन. आगे हम फर्दर इस सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए m मास के पार्टिकल की एनर्जी E को psi nx कर्व के द्वारा हम बाउंड स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो फर्दर यू कैन सी हियर वी हैव प्लॉटेड अ ग्राफ फॉर psi एंड एनर्जी फॉर पार्टिकल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक ग्राफ है. इस ग्राफ में देखिए हमारा ये हमारे पोटेंशियल वेल है, ये पोटेंशियल वेल की वॉल है और वॉल कौन से पॉइंट पर थी, x इज इक्वल टू द माइनस ए और x इज इक्वल टू द प्लस ए. इन दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल वेल की वॉल है. ओके, ये इसका ओरिजिन है O. पोटेंशियल वेल की विड्थ क्या हो जाएगी 2a. अब हमने यहाँ पर यह कहा था कि जो पोटेंशियल वेल की वॉल्स है इट मीन्स x इज इक्वल टू द माइनस ए और x इज इक्वल टू द प्लस ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है. तो इस कंडीशन में पार्टिकल के अंदर पाए जाने की तो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन पार्टिकल के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी. सो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यूज के लिए वेव फंक्शन प्लॉट किया है. देखिए हमने कहा था जब n की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में हमारा वेव फंक्शन जो होगा वो होगा even wave function that will be represented by psi1 and it will be equal to the 1 upon under root of a cos of pi x by 2a. फिर जब हम बात करते हैं n बराबर 2 के लिए तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन होगा ऑड फंक्शन और वो होगा psi2 and it will be equal to the 1 upon under root of a sin of 2 pi x divided by 2a होगा ये. अब देखिए यहाँ पे हमने एनर्जी के लिए कोई डेरिवेशन नहीं किया क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम किया था k स्क्वायर बराबर 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. तो वहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो e का फॉर्मूला आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, यानी कि ये जो टर्म है इसमें n स्क्वायर का मल्टीपल हो जाता है. तो जब हम n बराबर 1 की बात करेंगे तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर. जब n इज इक्वल टू द 2 की बात करेंगे तो इसमें
एन स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4e1। सिमिलरली n बराबर 3 के लिए e3 की वैल्यू क्या हो जाएगी n क्यूब e1 यानी कि n स्क्वायर e1 यानी कि 9e1, और n बराबर 4 की बात करेंगे तो 16e1। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 के लिए वेव फंक्शन कैसा होगा, इवन वेव फंक्शन, दैट इज अ अंडर रूट ऑफ 1/a cos ऑफ 3/x/2a। जब हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो उस केस में वेव फंक्शन होगा ऑड वेव फंक्शन, एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1/√a साइन ऑफ 4πx/2a। सो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो पार्टिकल बाउंड है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीनिंग यानी कि एक मिनिमम क्वांटिटी हम देख रहे हैं, उसके मल्टीपल की फॉर्म में हमें मिल रही है, दैट इज द π²h²/8ma²। n बराबर 1 के लिए 1 टाइम, n बराबर 2 के लिए 4 टाइम्स, n बराबर 3 के लिए 9 टाइम्स ऑफ e1, और n बराबर 4 के लिए 16 टाइम्स ऑफ e1। अब हमने यहाँ पे साई की वैल्यू पुट करी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/√a cos ऑफ πx/2a के लिए। अब इसके लिए हमने ये वाला जो ब्लैक लाइन ब्लैक कलर से शो किया गया, ये साई1 को शो कर रहा है। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे साई1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो है 1/√a, तो हमने उसको यहाँ पे इस पॉइंट से शो किया है। अब जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि सपोज मैंने x की जगह पे रखा a, तो क्या हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 क्या होता है 0, तो ये हमारा वेव फंक्शन यहाँ पे आके 0 हो गया। सिमिलरली यदि मैं x की जगह पे -a रख दूं, तो अगेन cos -π/2 उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो अगेन हमारा यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हुए हमने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया। सिमिलरली हम इसके लिए भी प्लॉट कर सकते हैं 1/√a साइन ऑफ 2πx डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 रखेंगे साइन 0 होता है, जब x की वैल्यू a रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। सिमिलरली x बराबर -a पे भी 0 हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनके अलग अलग एक्सट्रीम वैल्यूज को अप्लाई करते हुए हमने साई1, साई2, साई3 और साई4 के प्लॉट को हमने इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है एक सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की, और साथ ही हमने उसके लिए साई nx कर्व को डिस्कस किया है, और साथ ही ये बताया है कि इनकी जो एनर्जी होती है